Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपने पेपर 2 में 86 क्वेश्चन सही करे 100 में पॉलिटिकल साइंस में। पर ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो गई, ये एक जर्नी है। वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, इमिटेशन इज़ द ईजीएस्ट वे। अपना ये जो जीवन है ये मतलब अपने एक्सपीरियंस से हम सब सीखें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। तो कई बार दूसरों की जो गलतियां हैं उनसे हम सीख के जल्दी चीज़ें लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो जो मेरी मास्टर्स थी वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हुई है एंड ग्रेजुएशन में जो है वो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया था। मेरा मीडियम भी ग्रेजुएशन में हिंदी था एंड जब मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आती हूँ तो मेरे एक स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना मीडियम चेंज करिए क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नोट्स अवेलेबल होते हैं, कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है एंड आपको आसानी रहेगी। बट हमेशा से एक डर है ना कि हिंदी में ही सब कुछ पढ़ा है, इंग्लिश में मुझसे हो पाएगा या नहीं। बट उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, अगर आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो वो जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आएगी, तो उसको फेस करना पड़ता है, चाहे आप आज करिए चाहे कल करिए। सो आई डिसाइडेड कि नहीं मैं अभी ही इसको फेस करूँगी। तो आई चेंज्ड माई मीडियम उस टाइम पे एंड मैंने इंग्लिश में करा। पहले 6 महीने तो इंग्लिश की किताबें ही मुझे समझ नहीं आती थी कि लिखा क्या रहता है। फिर मैंने डिक्शनरी वगैरह देखी एंड देन एक टाइम पे कमांड हो गई सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स, तो सब समझ आने लगा। एंड देन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया फर्स्ट ही सेमेस्टर में, तो मेरा नहीं हुआ, मैं 3-4 क्वेश्चन से रह गई। एंड देन क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि पेपर 1 जैसी भी कोई चीज़ होती है। लाइक आप लोगों को तो नॉलेज है कि हाँ पेपर 1 होता है, उसका ये सिलेबस है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। देन सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरे क्लासमेट्स ने भी मेरे साथ अटेम्प्ट दिया था, हम सब साथ में जा रहे थे एंड उस टाइम पे भी मेरा जो है वो नहीं हुआ क्योंकि बहुत हार्ड एग्ज़ाम आया था उस टाइम पे। एंड हुआ क्या, मुझे आज भी पर्सनली लगता है कि वो 2 अटेम्प्ट्स भी मेरे हो सकते थे, नेट भी हो सकता था उसमें। बट प्रॉब्लम ये रही कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 3 या 4 क्वेश्चन से रहा हुआ है एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी इतना ही मार्जिन था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि जब हम एग्ज़ाम देने मतलब बैठते थे उससे पहले जब हम इवन ट्रैवल कर रहे होते थे या फिर बैठे होते, हमने अपने माइंड में ना, जैसे मैंने अपने माइंड में एक एक्सक्यूज़ सोचा होता था कि तो क्या है, ये तो जस्ट पहला अटैम्प्ट है, ये तो मैं देखने के लिए जा रही हूँ कि कैसा होता है। एंड देन सेकेंड अटैम्प्ट में ये कि तो क्या है, अभी तो 1 साल और बचा हुआ है, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर भी बचे हुए हैं, तो उसमें निकाल दूँगी, कोई बात नहीं, ताकि मैं प्रेशर में ना आऊँ। बट ये एक एक्सक्यूज़ मेरे लिए गलत रहा क्योंकि इस वजह से क्या होता था ना कि जब एग्ज़ाम में मेरे लाइन से 1 2 3 4 क्वेश्चन गलत होते थे शुरू के, तो मैं मान लेती थी कि इस बार भी मेरा नहीं हो रहा, तो बाकी के क्वेश्चंस को मैं बहुत फॉर ग्रांटेड टिक करके आती थी, कुछ भी टिक करके आ जाती थी कि चलो अब होना तो है नहीं। बट लास्ट में देखती थी कि 2-3 क्वेश्चन से छूटा हुआ है, 4 क्वेश्चन से छूटा हुआ, तो मतलब अगर सीरियस होके करते उसको तो हो जाता। तो ये गलती आपने नहीं दोहरानी है, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूजेस कि अब मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, मैं तो सिर्फ देखने जा रही हूँ। आप मत जाइए देखने, आप निकालने के लिए चाहिए। क्योंकि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था ना वो बहुत इंटेलेक्चुअल था, वो आजकल JNU में है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। तो वो कहते थे कि नहीं, तू ऐसे मत सोचा कर कि मैं जस्ट चेक करने के लिए जा रही हूँ या कुछ है, तू उसने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि अगर तुम मेहनत करते हो तो सपने देखना तुम्हारा हक है। और वो चीज़ लाइफ टाइम मेरे साथ रहने वाली है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो सपने देखना आपका हक है, इसलिए आप सक्सेसफुल होने के सपने भी देखिए कि जब मेरा होगा तो उसके बाद मैं ये करूँगा या ये करूँगी। एंड देन उसका सेकंड सेमेस्टर में JRF हो गया, तो मुझे मोटिवेशन आई कि यार इसकी अप्रोच सही है, मुझे ये अपनाने की ज़रूरत है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से ही सीख लिया एंड थर्ड अटेम्प्ट में आई गेव माई बेस्ट और एक क्वेश्चन से मेरा उस टाइम पे JRF रहा। 107 क्वेश्चन ठीक थे मेरे, 108 मेरिट चली गई थी जनरल में। बट उस टाइम पे भी मेरे 11 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छूट गए थे। तो लैक ऑफ स्ट्रैटेजी इसको हम कह सकते हैं कि मुझे लगा कि नहीं, मैंने 30 ही मिनट मैंने DI पे लगा दिए, तो वो मेरी गलती थी। और DI को मैंने पहले सॉल्व किया, वो मेरी गलती थी। तो आई एक्सेप्ट, और मैंने उस चीज़ से भी सीखा। फोर्थ अटेम्प्ट में 120 क्वेश्चंस मेरे सही थे, बट पेपर ही कैंसिल हो गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है उसके बाद। पर फिफ्थ
अटेम्प्ट फिर, क्योंकि ये मास्टर्स की ही बात हो रही है, मास्टर्स में ही मैंने 5 अटेम्प्ट दे दी हैं, क्योंकि एक कैंसिल हुआ तो उसके बाद एक और हो गया, हम देखते हैं सितंबर में। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नेक्स्ट वाले में भी मैं 5 क्वेश्चन से मेरा रह गया। जेआरएफ नेट तो मेरा हो चुका था। देन बात आती है मास्टर्स के बाद की। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक आप मास्टर्स में हैं ना, तब तक ट्राई करें 100% कि आप अपना नेट जेआरएफ निकाल ही लें, क्योंकि मास्टर्स के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है इंसान को। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या, मास्टर्स में आपसे अगर कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, यू विल से ओ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो बोलने के लिए आपके पास कुछ है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आफ्टर मास्टर्स क्या होता है कि अगर तो कहीं एडमिशन ले ली तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं एडमिशन ली तो आपके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा कि आप करते क्या हैं। और ऐसा होता है ना कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं, रेगुलर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपकी एक कंसिस्टेंसी होती है, उस टाइम पे चीज़ें निकालना आसान होता है। मास्टर्स के बाद में वही सेम चीज़ निकालना डबल मुश्किल हो जाता है। मेरा सितंबर 2024 में मास्टर्स कंप्लीट हुई एंड दिसंबर में अटेम्प्ट आ गया, एंड थैंकफुली उससे पहले मेरी अपने एक सर से बात हो रही थी। हमारे स्कॉलर हैं, बहुत माननीय स्कॉलर हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुम रिवाइज़ कैसे करती हो। मैंने कहा सर मैं नोट्स बनाती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ। एक ही टॉपिक पे मेरे 5 नोट्स हो चुके थे। आप सोचो, जैसे अगर टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय पे ही 5 बार मैंने नोट्स बना दिए होंगे अलग अलग कॉपीज़ में, और मुझे पता ही नहीं होता था, ऑर्गेनाइज नहीं थे मेरे नोट्स कि अच्छा हाँ वहाँ पे मिलेगा ये टॉपिक, ऐसा नहीं था मेरा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे सजेस्ट करा कि तुम क्या करो, तुम PYQs लगाओ, एंड PYQs में तुम क्या करो कि 2 क्वेश्चन पेपर्स दिन के सॉल्व करने की कोशिश करो, 300 क्वेश्चंस दिन में लगाओ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ो, अगर तुम इतना भी करोगी दैट्स इनफ, बट एक काम करना, जो तुम्हारे नोट्स तुमने बनाए हुए हैं उनमें अगर तुम्हें हर बार सेम टाइम लगता है रिवाइज करने के लिए, तो तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे नोट्स हैं तो तुम अगर तुमको एक बार में नोट्स रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा है, तो दूसरी बार तुम्हें उसको रिवाइज करने में आधा घंटा लगना चाहिए। वो कैसे होगा, जब तुम एक स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाते हो कॉपी में, फिर उसके बाद जब तुम उन कॉपी वाले नोट्स को पढ़ रहे हो, नोटबुक वाले नोट्स को पढ़ रहे हो, फिर तुम उसके भी नोट्स बनाओ। ऐसे करते करते एक टाइम पे तुम्हारे पास एक यूनिट के इतने से नोट्स बचेंगे, और वही तुम्हें बार बार पढ़ने हैं। तो उन्होंने मुझे ये तरीका बताया एंड आई अप्लाइड इट एंड थैंकफुली इट वर्कड फॉर मी। तभी मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, जब भी मैं आपको रिवीजन स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि कभी ऐसे रिवाइज मत करिए कि एक यूनिट पढ़ा, फिर एक यूनिट के बाद दूसरे में चले गए और तीसरे तक पहले को भूल चुके। नहीं, पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इकट्ठा, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो फर्स्ट से सिक्स फिर सारे इकट्ठे। ऐसे क्या होगा, इतना स्कैन हो जाएगा कि लास्ट तक सिर्फ पेज पलटने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। एंड दिस इज़ द ट्रूथ गाइज, रिविजन, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस, अगर इंसान को लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होना है तो। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपसे UGC नेट क्या डिमांड करता है, ना कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्या डिमांड करता है बेसिकली। इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ज़रूरी है UGC नेट के लिए, कुछ है। तो मैं बोलूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने देखा है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिबरलिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो लिबरलिज्म कहता क्या है। फिर आप रिलेट करके चीज़ें वैसे भी कर लेते हैं, बट फैक्ट्स पे भी आपने ज़्यादा फोकस करना है। एंड स्टैंडर्ड बुक्स का इतना रोल UGC नेट में नहीं रहता है जितना मुझे लगता है। बिना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े भी UGC नेट JRF आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खुद नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं किताबों से। एंड अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के समरी नोट्स मिल जाते हैं या खुद आपने बनाए हुए हैं, दैट इज़ वेरी गुड, है ना। बट मैंने क्या करा, मैंने क्या पढ़ा, मैं वो बताऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने OP गावा से पढ़े सिलेक्टेड टॉपिक्स, जैसे लिबर्टी है तो लिबर्टी ही पढ़ा। देन उसके बाद आइडियोलॉजीज़ के लिए मैंने हेवुड पूरी पढ़ी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ वो मैंने पूरी पढ़ी है, आई नो। देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने OP गावा की किताब पढ़ी है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए हमारी HPU की लाइब्रेरी में एक किताब आती थी, वो सेम लेक्चर्स में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो मैं ईयरबड्स लगा के ही आते जाते लेक्चर सुन लिया करती थी, उसी से हो गया।
देन आपका आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो हमारा एक मास्टर्स में सब्जेक्ट रहा हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो जेसी जौहरी एक किताब है, वहाँ से मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाए एंड उनके नोट्स बनाए, उसको मैं बार बार रिवाइज करती होती थी। बट मैंने देखा कि उतने वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतना डीप यूजीसी नेट नहीं पूछता है। उसको ये चेक करना होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में बहुत मॉडरेट एग्ज़ाम आता है जितना मैंने देखा है। हार्ड आया था जून में, आई थिंक जून 2023 का एग्ज़ाम था वो, उसमें थोड़ा लेवल उन्होंने हाई कर दिया था काफ़ी। देन आप देखेंगे नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत को देखा था। लक्ष्मीकांत में भी अगर आपको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, यू कैन रेफर टू सिद्धार्थ अरोरा सर हैं, उनकी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं। अमित वरिधि किलोर सर हैं, उनके भी लेक्चर्स हैं। आप वो सिलेक्टेड लेक्चर्स वहाँ से उठा सकते हैं कि यूजीसी नेट के सिलेबस में ये दिया हुआ है तो मैं जस्ट वही लेक्चर जाके उस वाली वीडियो से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो वो भी अच्छा होता है। देन आपका आई थिंक लक्ष्मीकांत एंड गवर्नेंस भी हो जाएगा इससे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने चैनल पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दिया हुआ है, उसके लिए आपको आगे पीछे भटकने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस की भी मैंने लेक्चर सीरीज़ अपने ही चैनल पे स्टार्ट करी हुई है, अपने ही नोट्स से। एंड अभी जस्ट मुझे चैनल बनाए हुए आई थिंक 25 डेज़ हुए हैं, 20 डेज़ हुए हैं, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि दिसंबर तक तो एटलीस्ट मैक्सिमम आपका सिलेबस मैं अपने चैनल पर ही कवर कर पा दूँ। बट अभी मैं वो रेफ़र करूँगी जो मैंने खुद के लिए रेफ़र किया था। पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लिए मुझे एज सच कोई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लिए ऐसा सब्जेक्ट में सिलेबस नहीं मिला था मुझे कि यहाँ से जाओ और यहाँ से मिल जाएगा सब कुछ, वैसे नहीं थे अवेलेबल नोट्स उस टाइम पे। तो इसके लिए मैंने किताब पढ़ी थी, बट पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। वो जस्ट ऐसे मेन थिंकर्स देख लिए थे, अच्छा कि उनका क्या आइडिया, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ क्या कहते हैं, पार्था चैटर्जी क्या कहते हैं, रजनी कोठारी क्या कहते हैं, तो मेन थिंकर्स देखे थे मैंने, ज़्यादा मैंने उसमें पढ़ाई नहीं करी थी। देन कौन सा यूनिट बचा आपके लिए, आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। तो आईआर के लिए हमारी लाइब्रेरी में किताब रखी होती थी और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी वो दोनों ही सेम किताब थी। तो मैंने बाकी विज़न आईएएस से देखा था, जो उसमें पॉलिटी और आईआर का सेक्शन आता है, वहीं से मैंने सारी चीज़ें करी थी। लेकिन वहाँ से मेन ये मिल जाता है कि आजकल इंडिया फ्रांस के अगर रिलेशंस हैं तो वो कैसे चल रहे हैं, तो वो थोड़े रिवीजन भी करवा देते हैं। बाकी स्टैटिक पोर्शन, अब आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है आईआर में, उसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वो या तो आप यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स सुन लें, या तो आप किसी एक बुक को, स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। मुझे फ़ायदा क्या हो गया कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस मास्टर्स के टाइम पे भी था, तो हमारे टीचर्स काफ़ी मोटिवेट क्या करते थे कि आप लाइब्रेरी विजिट किया करें। तो जब हम लाइब्रेरी जाते थे तो डिफरेंट किताबें उठाते थे वहाँ पे कि आज ये टॉपिक हम इस किताब से पढ़ेंगे। तो किताबें तो इतनी सारी थी कि वो मुझे याद नहीं है, बट उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स उठा के पढ़े थे, उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। एंड उसकी वजह से जब लेक्चर सुनते थे तो वो भी समझ आते थे। तो जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, वो हम कर लेंगे। बट अभी कुछ दिन तक ऐसा होता है ना कि एक ही यूनिट तुम कवर करवा रहे हो तो तुम उसी को कवर करवा सकते हो। अब अगर मैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस करवा रही हूँ तो मैं एकदम से आईआर पे नहीं जा सकती। फॉरेन पॉलिसी से आपका क्या है, फॉरेन पॉलिसी में आप ये देखें कि इंडिपेंडेंस से अभी तक का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, किस प्रधानमंत्री के अंडर क्या क्या मेन प्रोजेक्ट साइन हुए, क्या क्या उनके फॉरेन मतलब भारत के अमेरिका के साथ क्या क्या समझौते हुए, कैसे संबंध थे, वो सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर्स के हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो वो हो जाएगा। उसको हम देख सकते हैं, समरी नोट्स में अवेलेबल मिलेंगे आपको, वो एजुसीकर सर के मैंने वहाँ से पढ़ा था। बस इतना सा है। एंड इसी में यही मेरी स्ट्रैटेजी थी और यही मैंने पढ़ाई करी। बाकी ये होता है ना कि लाइफ में अगर आप सेल्फ डाउट नहीं करते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने लिए, अपने ऊपर आपको भरोसा होता है, तो आपको चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। और अगर आप सेल्फ डाउट करेंगे तो जो आप शायद अट्रैक्ट भी कर रहे हैं वो थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। और डिफरेंस क्या रहा गाइस, डिफरेंस ये रहा कि जो फर्स्ट के अटेम्प्ट्स थे 5, जो मास्टर्स तक के अटेम्प्ट्स थे, तब तक नेट हो चुका था, जेआरएफ नहीं था। तो एक होता है यार, तुम लाइफ में एक ही एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो
बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेंटली तुमको उस चीज़ के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। इतने तुम फेलियर ले रहे हो, एक ही एग्ज़ाम में ले रहे हो, मास्टर्स भी हो चुकी हैं, एंड व्हाट नाउ, अब क्या करोगे तुम? तो एक ही चीज़ पे स्टिक रहने के लिए उसी सबसे ज़िंदगी में पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है सेम ही सिलेबस को दोबारा पढ़ना, बार बार। नेट के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर तुम फेल हुए, फिर तुम सेम प्लेटो उठा रहे हो, सेम मैकियावेली उठा रहे हो, वो सबसे मुश्किल काम है। और उस टाइम पे अपने आप को काम रखना, कंपोज्ड रखना और अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 5 अटेम्प्ट्स में आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, बट तो फिर हमारा जो 6th अटेम्प्ट था उसमें मैं आई थिंक हमें आधा घंटा पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में बिठा दिया गया। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने थी, तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ फील करी कि इस एग्ज़ाम की वजह से मैंने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस पे शक करके रखा है। मुझे लगता था कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो इसको भी नहीं क्लियर कर पा रही हूँ, मैं और क्या एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। एक डाउट आ जाता है इंसान को। इंसान एक टाइम पे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना छोड़ भी दे, बट उसको ये डाउट आ जाता है फिर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है ना गाइस, कि क्या है ये, इस एग्ज़ाम को ही मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, मैं IAS बैंकिंग ये सब कहाँ कर पाऊँगी। वही मेरे पास भी था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं 150 क्वेश्चंस अपने तरफ से बेस्ट करके जाऊंगी, एंड देन मैं अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करूंगी। एंड बाकी 5 अटेम्प्ट्स में पहले क्या होता था, जब आंसर की आती थी तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती थी। आंसर की आने से पहले मैं बहुत रेस्टलेस होती थी, आंसर की कब आएगी, क्या होगा, वो सारी वीडियोस देख देख के मेरे भी बुरे हाल थे। फिर आंसर की के बाद तो पूछिए ही मत आप रिज़ल्ट तक। बट जब ये वाला अटेम्प्ट था ना जिसमें निकला है, तब मैं बहुत शांत थी। आंसर की आई जस्ट चेकड इट, रिज़ल्ट आया तो मुझे इतना कोई नहीं था कि वो देखना ही देखना है। मैंने डिसाइड करा था मैं रिज़ल्ट चेक नहीं करूँगी। मैं ग्रुप में एडिट थी, अगर उस ग्रुप में किसी ने डाल दिया कि हाँ जनरल में इतने में हो गया है तो ही मैं रिज़ल्ट चेक करूँगी। एंड थैंकफुली ग्रुप में टेक्स्ट आया कि जनरल का हो गया है 117, मेरिट गई है 117 क्वेश्चंस, एंड मेरे 118 थे गाइस। तो भगवान ने इस बार मुझे 1 नंबर से आगे रख दिया। 117 भी होते तो भी हो जाता, मतलब 2 नंबर से आगे रख दिया। 1 नंबर से रहा था, अब 2 नंबर से आगे चली गई एंड फाइनली हो गया। एंड अगर आप सोचते हैं कि JRF होने के बाद लाइफ में बहुत मज़े हैं, तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी खुशी होती है, तो खुशी होती है, कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और फिर से आपको लगने लगता है कि नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। PhD में एडमिशन लेने के लिए टेंशन होती है, बाद में PhD की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी अपना अलग स्ट्रगल है, बट वर्थ इट है फिर वो स्ट्रगल, क्योंकि तुमने इतना ऑलरेडी कर लिया होता है। अब तुम्हें पता होता है कि अब थोड़ा ही स्ट्रगल बाकी है, यू नो। तो अचीव करना चीज़ें मुश्किल नहीं होता है, अपने में कॉन्फिडेंस लाना, सेल्फ डाउट कम करना, डिसीजंस लेना, ये सब ज़रूरी होता है। डिसाइसिव होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। तो बहुत सारे लोग सेम चीज़ पूछते हैं रोज़, मैम आप मुझे कुछ रिसोर्सेज भेज दीजिए, आप अपने ही नोट्स प्रिंट करके दे दीजिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम क्या इस वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स लें, इस वाले का लें। मैंने खुद भी पेड कोर्स लेके देखा था, बट उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है जो नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पेड नोट्स वाले का हो जाएगा और एक इंसान जिसने पेड नोट्स नहीं लिए हैं, पेड कोर्स नहीं लिया, उसका नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। इनफैक्ट जो इंसान पेड कोर्स नहीं लेता वो एक ही टॉपिक पे इतनी रिसर्च करता है, इतने जगह जगह से ढूंढता है कि उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अपने फ़ायदे हैं एंड सेल्फ स्टडी के अपने फ़ायदे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए एंड बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा वायरल हैं हमारे फील्ड में। तो ऐसा होता है कि कई बाकी भी लोग हैं जो इतने हाईलाइटेड नहीं है पर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे पेपर 1 के लिए अगर आपको रेफ़र करना हो तो जो मैंने पर्सनली एक मैम अपने टाइम पे रिसर्च करे थे, सिमरनजीत कौर मैम नाम है उनका, वो कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, बट वो पेपर 1 के मैराथॉन्स देते हैं आई थिंक कुछ ना, वो भी बहुत अच्छे मैराथॉन्स देते हैं, आप उनसे भी पढ़िए। तो ऐसा है, खुद क्रिएटिव बनिए, खुद अपने रिसोर्सेज ढूंढिए, खुद अपने ट्यूटर्स ढूंढिए जो आपको सूट करते हैं, उन लोगों को ढूंढिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, अपनी जर्नी खुद बनाइए एंड डिसाइसिव बनिए, क्रिएटिव बनिए। और वही अपने दोस्त को फिर से कोट करना चाहूँगी, अगर आप मेहनत करते हैं तो सपने देखना आपका अधिकार है, इसलिए सपने देखिए।
मैं तो फिर ये सपने देखती थी कि जब मेरा हो जाएगा JRF उसके बाद हम पार्टी करेंगे, उसके बाद जब पैसे आएंगे तो मैं ये खरीदूँगी, वो खरीदूँगी, सुंदर बनूँगी। तो आपके अलग सपने हो सकते हैं, आप वो देखिए, ठीक है। आप सपने देखिए, आपका अधिकार है वो, उसको अचीव करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो अपने पे, कुछ भी, आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप मेरा चैनल ज्वाइन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन का भी आता है, उसमें मेरी आईडी आपको मिल जाएगी @Sabrina Spellman 890। आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप ग्रुप भी ज्वाइन करें, आप चैनल कंटिन्यूटी से देखें, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी आई एम गोइंग टू गिव माई 100% कि जो एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बाकियों के मुकाबले एज पे रहें। तो स्टे कनेक्टेड एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।